तो यहाँ पर हम सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम देखने वाले हैं। तो इनको देखते हैं किस तरीके से हो सकते हैं। इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी देखेंगे और इनकी थ्योरी भी देखेंगे। न्यूमेरिकल ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, थ्योरी में बस एक ही जो इंपॉर्टेंट है वो है राउंड रॉबिन, उसके थ्योरी आने के चांसेस रहते हैं, वरना तो सारे न्यूमेरिकल ही आते हैं। बहुत कम चांसेस रहते हैं थ्योरी पूछी जाएगी, अगर पूछी भी जाएगी तो वो भी 2 मार्क्स में ही पूछी जाएगी। तो सीपीयू शेड्यूलिंग का हम यूज़ क्यों करते हैं? तो सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ना सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से किया जा सके। कोई सी प्रोसेस कभी भी आ जाएगी, कभी भी प्रोसेस करके चली जाएगी अपना एग्जीक्यूट, तो उससे ना सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है ना वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसके अंदर भी फर्स्ट पॉइंट यही है, सीपीयू शेड्यूलिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ सीपीयू रिसोर्सेज। जो सीपीयू रिसोर्सेज है ना उनको मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है कि कब किसको हार्डवेयर देना है, कब किसको रैम देनी है, कब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। इस तरीके से सारा जो रिसोर्सेज का वो है ना मैनेजमेंट का काम सीपीयू शेड्यूलिंग के द्वारा ही किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, द शेड्यूलिंग मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस मैनेजर that handles the removal of running process from the CPU and selection of another process। तो शेड्यूलिंग जो मैकेनिज्म है ना वो पार्ट है हमारा प्रोसेस मैनेजर का। ये हैंडल करता है जो ना रनिंग प्रोसेस जो इस टाइम एग्जीक्यूशन कर दिया अपना सीपीयू में उसे निकालने का, और ना जो नई प्रोसेस जिसका हमें एग्जीक्यूशन कराना है उसको सीपीयू प्रोवाइड करने का। थर्ड क्या है, सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग इज यूज टू इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन। जो ही मैंने आपको बता दिया था, सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज किया जाता है ताकि ना सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से किया जा सके, अच्छी तरीके से सीपीयू यूटिलाइज किया जा सके। तो यहाँ पर पहला एल्गोरिथम देखते हैं जो कि हमारा क्या है, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा उसे पहले सीपीयू पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो पहले आएगा जो प्रोसेस पहले आएगी उसे सीपीयू पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। द सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम is the first come first serve algorithm, that is the process which requires the CPU first is allocated the CPU first। वो ये जो प्रोसेस पहले रिक्वेस्ट करेगी सीपीयू की उसे पहले सीपीयू प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एलोकेट कर दिया जाएगा। जो पहले आएगा वो वाली प्रोसेस, जो पहले प्रोसेस आएगी उसे पहले सीपीयू मिल जाएगा। इसके अंदर यही है। और एडवांटेज क्या है, सिंपल है, इजी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। डिसएडवांटेज क्या है, शॉर्ट प्रोसेस बिहाइंड लॉन्ग प्रोसेस, रिजल्ट इज लोअर द सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो क्या है ना, अगर ना कोई हमारी जो प्रोसेस है, तो जैसे हमारी कोई प्रोसेस है जिसे पहले सीपीयू मिल गया और वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोसेस है, उसे ज़्यादा टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। जो आगे की छोटी प्रोसेस है ना उनको वो तो वेट करती रहेंगी जबकि उनका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम था। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया है यहाँ पर। तो FCFS का न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर ये हमारी प्रोसेस दे रखे हैं P1, P2, P3, P4। इनका अराइवल टाइम, जब ये अराइव होंगी इनको ये किस टाइम पर आ रही हैं, अराइवल टाइम वही तो होता है जिस टाइम पर वो प्रोसेस आ रही है। ये 0 टाइम पर आ रही है, तो इसके अंदर हमें ना सेकंड हावर ये सब देखने की कोई नहीं है, या हमें ये देखना बस टाइम कि किस टाइम पर आ रही है, 0 पर आ रही है, 3 पर आ रही है, वाली भी 3 पर आ रही है, P4 5 पर आ रही है। और इनका बस टाइम कितने टाइम तक ये एग्जीक्यूट होगी, सीपीयू में किस टाइम तक एग्जीक्यूट होगी, कितना टाइम चाहिए इसको एग्जीक्यूट होने के लिए। तो बस टाइम वही है, यहाँ पर 6 इसको प्रोसेस 1 को चाहिए, P2 को 5 चाहिए, P3 को 3 चाहिए, P4 को 5 चाहिए। ड्रॉ गैंट चार्ट एंड कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो यहाँ पर कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम करना है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम करना है। तो इनका गैंट चार्ट भी ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो देखते हैं, समय पहले आपको ये सारी की सारी यहाँ पर प्रोसेस ऐसे के ऐसे ही उतार लेनी है। तो जैसे हमारी ये P1 थी, ये P2 थी, ये P3 थी, ये P4 थी। अब इनका अराइवल टाइम उतार लेना है। यहाँ पर क्या है, 0 है, 3 है, इसका 3 है, इसका 5 है। ठीक है, बस टाइम उतार लेना है इनका 6 है, इसका 5 है, इसका 3 है P3 का, और P4 का 5 है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें करना है जो प्रोसेस पहले आएगी ना उसे पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो इनका गैंट चार्ट से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से आपको गैंट चार्ट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर गैंट चार्ट ऐसा बनाना। तो हमारे समय पहले क्या है, 0 है, 0 पे देखते हैं कौन सी प्रोसेस आई है। 0 पर क्या आई है, हमारी यहाँ पर P1 आई है, और कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होगी, 6 टाइम तक। जो पहले आएगा उसे पहले एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। तो ये कहाँ तक एग्जीक्यूट हुई, हमारी P1 जो थी 6 टाइम तक एग्जीक्यूट हुई। फिर देखते हैं, फिर इसके बीच में 6 तक हमारी, अब देखते हैं इनके बीच में और 6 तक कितनी प्रोसेस आ गई हैं। तो 3 सेकेंड इनके बीच में ही, जब 0 से 6 तक ये एग्जीक्यूट हो रही थी उसके बीच में 3 आता है। 3 पर हमारी क्या आ चुके हैं, P2 भी आ चुके हैं, P3 भी आ चुके हैं, P5 भी आ चुके हैं। तो तीनों प्रोसेस आ चुकी हैं, पर इनको हमें एग्जीक्यूशन किस तरीके से करवाना है, जो पहला आया उसे पहले एग्जीक्यूट करा देना। तो P2 पहले आई थी, फिर P3 आई थी, फिर P4 आई थी। तो जो पहला आया उसे पहले एग्जीक्यूट करा देंगे यहाँ पर। तो जो पहले प्रोसेस आई थी उसे पहले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा देंगे। यहाँ पर हमारे पास 6 टाइम तक यही एग्जीक्यूट होती रही P1, और उसके बीच में हमारे पास 3 प्रोसेस आ गई। तो तीनों में से जो पहला आएगा उसे पहले एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। जैसे P2 पहले आई तो P2 को यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करा देंगे।
और P2 किस टाइम तक एग्जीक्यूट हुई, यहाँ पर 5 टाइम तक। तो 6 + 5 कितना हो गया यहाँ पर हमारा 11। तो इसको जोड़ना है, 6 तो हमारा पहले ही टाइम कैलकुलेट हो गया था P1 को एग्जीक्यूट कराने में, फिर 6 से P2 को कितना टाइम लगेगा, 5 और लगेगा, 6 + 5 तो कितना हो गया 11। 11 तक यहाँ पर हमारी ये हो गई, हमारी P2 एग्जीक्यूट हो गई। फिर उसके बाद देखते हैं P3 आई, P3 को कितना टाइम चाहिए, 3 चाहिए टाइम एग्जीक्यूट होने के लिए। बस टाइम को ही देखते हैं कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होगी, 3 टाइम तक एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर 11 3 कितना हो गया 14, ठीक है। उसके बाद P4 आई, P4 को हमें कितना टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, 5 चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया P5 आई, P4 आई और उसको क्या चाहिए 5 टाइम चाहिए। तो 14 + 5 19। तो इसके अंदर आप पिछली वाली जो प्रोसेस थी ना उसके अंदर जोड़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 हो गया। ये इस टाइम तक हमारी सारी प्रोसेस को टाइम लगा 0 से 19 पूरा एग्जीक्यूट होने में। तो कंपाइलेशन टाइम कैसे देखेंगे, जिस टाइम पे वो प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट हो गई है ना उस टाइम को उसका कंपाइलेशन टाइम देखेंगे। तो यहाँ पर P1 को क्या टाइम लगा, 6 टाइम लगा एग्जीक्यूट होने में, जो जिस टाइम तक वो पूरी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई है। अभी आगे के न्यूमेरिकल और समझेंगे तो और आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जहां पर वो प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट हो गई है, P1 कहां पर एग्जीक्यूट हो गई है, 6 टाइम तक पूरी एग्जीक्यूट हो गई है। P2 पूरी कहां तक एग्जीक्यूट हो गई है, 11 टाइम तक एग्जीक्यूट हो गई है। और फिर उसके बाद P3 कहां तक पूरी टाइम एग्जीक्यूट हो गई है, 14 टाइम तक एग्जीक्यूट हो गई है। और P4 कहां तक एग्जीक्यूट हो गई है, 19 टाइम तक एग्जीक्यूट हो गई है। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, तो इनके लिए हम फॉर्मूला दिखा देते हैं आपको। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको देख लेने, ये वाले जो तीनों फॉर्मूले ना, एक तो टर्न अराउंड टाइम को कैसे निकालेंगे, कंपाइलेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और वेटिंग टाइम को कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम को निकालेंगे सीपीयू फर्स्ट टाइम जब एलोकेट हुआ था हमें माइनस अराइवल टाइम। तो इन तीनों फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रख लेना, इन्हीं से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो अब उनको देखते हैं कि किस तरीके से हमारा टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, वेटिंग टाइम निकालेंगे, रिस्पॉन्स टाइम निकालेंगे। किस तरीके से हमारा टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, वेटिंग टाइम निकालेंगे, रिस्पॉन्स टाइम निकालेंगे। तो इनका फॉर्मूला भी वहीं पे लिखते हैं और इनको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस P1 का टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, कंपाइलेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। प्रोसेस P1 का कंपाइलेशन टाइम क्या है 6 और अराइवल टाइम क्या है 0। तो 6 - 0 क्या हो गया हमारा 6 ही हो गया। फिर प्रोसेस P2 का कंपाइलेशन टाइम क्या है 11, 11 - 3 क्या हो गया हमारा 8, यहाँ पर 8 हो गया हमारा। और फिर उसके बाद 14 - 3 कितना हो गया 11 हो गया यहाँ पर हमारा। और फिर 19 - 5 14। इस तरीके से हमारा निकल गया टर्न अराउंड टाइम। अब वेटिंग टाइम देखते हैं, वेटिंग टाइम किस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे। वेटिंग टाइम क्या है हमारा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या है, प्रोसेस P1 का 6 और बस्ट टाइम क्या है 6, तो क्या हो गया वेटिंग टाइम 0। और फिर इसका देखते हैं टर्न अराउंड टाइम P2 का क्या है 8, 8 - 5, 5 कितना हो गया हमारा 3 यहाँ पर। और फिर उसके बाद 8 - 5 यहाँ पर हो गया हमारा 3 सेकेंड वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद क्या हो गया टर्न अराउंड टाइम P3 का 11, 11 माइनस बस टाइम कितना 3, 11 - 3 कितना हो गया 8। और उसके बाद लास्ट है प्रोसेस P4 का 14 - 5, 14 - 5 कितना हो गया यहाँ पर हमारा 9। तो यहाँ पर इतने सेकंड इसे वेट करना पड़ा। वेटिंग टाइम प्रोसेस P1 को 0 सेकंड वेट करना पड़ा, P2 को 3 सेकंड, P3 को 8 सेकंड, P4 को 9 सेकंड। और रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालेंगे, किस टाइम फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला था जिस भी प्रोसेस को माइनस अराइवल टाइम। प्रोसेस P1 को फर्स्ट टाइम वो कितने पे मिल गया था 0 पर मिल गया था। तो 0 माइनस अराइवल टाइम, अराइवल टाइम कितना था इसका 0, तो 0 ही मिल गया इसको यहाँ पर। और फिर इसको जो प्रोसेस P2 थी उसको कब पहली बार सीपीयू मिल गया था 6 सेकंड पर, 6 पर मिल गया था। 6 माइनस अराइवल टाइम, अराइवल टाइम क्या 3, 6 - 3 इसका मतलब 3 हो गया यहाँ पर। और फिर यहाँ पर P3 को किस टाइम पर मिल गया था 11 पर मिल गया था, 11 - 3 कितना हो गया 8 हो गया। और फिर उसके बाद देखते हैं फिर P4 को कब मिल गया था पहली बार 14 पर मिल गया था, यहाँ पर 14 पर मिल गया था। और 14 - 5 कितना हो गया यहाँ पर 9 हो गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना। फिर इसके अंदर एक और चीज पूछ रखी है हमारे पास, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम ना ये जो प्रोसेस है, ये सारी जो हमारी प्रोसेस की वेटिंग टाइम सब प्रोसेस का निकल के आएगा, इनको लिख लेंगे एवरेज वेटिंग टाइम ऐसे निकालेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू, तो इक्वल टू यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम 0 + 3 + 8 + 9। और इन प्रोसेस का ये प्रोसेस कितनी है टोटल निकल लेंगे, इनका 4 है, 1 2 3 4, ये ऐसे भी कह सकते हो 1 2 3 4। तो ये इस तरीके से निकाल लेंगे, इनका एवरेज वैसे निकल जाएगा। इनको टोटल करके कर लेते हैं हम, 8 9 के कितना हो गया 17 17, और यहाँ पर 30 20/4, इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पर हमारा आ गया 5। तो ये एवरेज वेटिंग टाइम क्या आ गया इसका 5 आ गया। इस तरीके से एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेंगे। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी ऐसे ही निकाल लेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, टर्न
अराउंड टाइम इक्वल टू, तो यहाँ पर इसी तरीके से ये सब जो है ना इनका टोटल निकाल लेंगे और इनको फिर उसी के जितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो 6 + 8 + 11 + 14 अपॉन 4। तो फिर ऐसे ही इनका टोटल करके ना 6 8 कितना हो गया 14 14 और 14 14 28 28 28 19 39 अपॉन 4 39 अपॉन 4 ही होगा वैसे। तो इसका जो आएगा ना वो आ जाएगा 9.75 ऐसी आएगा। तो निकाल के देख लेना एक बार, 39/4 का 9.75 आ जाएगा। तो देख लेना एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे। तो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, जितने भी एवरेज सबका वेटिंग टाइम आया ना उनको प्लस कर देंगे और नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है 4 प्रोसेस है उससे डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, जितनी भी ये टर्न अराउंड टाइम सबका आएगा इनका टोटल करके ना नंबर ऑफ प्रोसेस है ना उनसे डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से टर्न अराउंड टाइम भी निकल जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना सिंपल है। तो इस न्यूमेरिकल को एक और बार समझ लेते हैं। इसके अंदर ऐसा है जो पहले आएगा उसे पहले सर्व कर दिया जाएगा अराइवल टाइम के हिसाब से। तो इसके अंदर पहले क्या है प्रोसेस P1 आया जिसका अराइवल टाइम क्या था 0। तो 0 से इसको कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में 6 टाइम लगेगा। तो P1 से P तो 6 टाइम तक एग्जीक्यूट हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा इसके बीच में हमारे पास तीनों की तीनों प्रोसेस आ गई और इसका अराइवल टाइम है 3, इसका अराइवल टाइम है 3 और इसका 5 है। तो 5 को तो छोड़ दो, इसका तो अराइवल टाइम बाद में है तो बाद में एग्जीक्यूट होगी। ये वाली P2 और P3 में ना क्योंकि इन दोनों का सेम अराइवल टाइम है तो इसका मतलब था जिसका अराइवल टाइम कम होगा जो पहले आएगा उसे पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा पहला आया हुआ, जिसका प्रोसेस नंबर कम होगा ना उसे पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर P2 को एग्जीक्यूट करा था। तो यहाँ पर हमने P2 को एग्जीक्यूट करा, इसको टाइम कितना लगेगा 5 लगेगा। तो 6 + 5 कितना हो गया हमारा 11 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद P3 को एग्जीक्यूट करा, इसको अराइवल टाइम कितना है इसका 3 है और इसको बस टाइम कितना लगेगा एग्जीक्यूट होने में 3। तो 11 + 3 कितना हो गया 14 हो गया। फिर 4 को देखते हैं, 4 क्या है हमारा P4 को कितना टाइम लगेगा 5, 14 + 19 ये हो गया हमारा 14 + 5 19, ठीक है। तो फिर कंपाइलेशन टाइम कैसे निकालेंगे, जब प्रोसेस को ना पूरे प्रोसेस को जितना टाइम भी एग्जीक्यूशन में लगेगा वो हमारा अराइवल टाइम होगा यहाँ पर। तो पूरा टाइम कितना लगा P1 को 6 लगा, यहाँ तक 6 होने तक इसको पूरा टाइम एग्जीक्यूट होने में लगा और P2 को कितना लगा 11 तक, ये पूरा एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पर। और फिर इसको कितना लगा P3 14 तक पूरा कंपाइल हुआ और P4 जो है हमारा 19। तो ये P4 को हमारा 19 कंपाइलेशन टाइम लगा। और फिर उसके बाद टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कंपाइलेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो इस तरीके से निकाल लेंगे कंपाइलेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंपाइलेशन टाइम क्या है हमारा 6 और अराइवल टाइम क्या है 0। तो 6 - 0 6 हो गया। फिर ये कंपाइलेशन टाइम क्या है P2 का 11 - 3 कितना हो गया 8 हो गया। 14 - 3 11, 19 - 5 14, ठीक है। और वेटिंग टाइम क्या था हमारा टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या है हमारा, जो हमारा इसका वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, टर्न अराउंड टाइम क्या है हमारा प्रोसेस P1 का 6 और माइनस बर्स्ट टाइम क्या है 6 0 आ गया। 8 - 5 3, 11 - 3 8, 14 - 5 9। तो रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालेंगे, CPU कब मिला प्रोसेस को वो और माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या था 0, 0 - 0 6, फिर 6 - 3 3 यहाँ पर आ गया। फिर 11 - 3 8 और 19 - 5 9। तो इस तरीके से निकल जाएगा। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, इन सब जो जितनी भी वेटिंग टाइम है ना सब प्रोसेस का उनका टोटल कर लेंगे अपन, नंबर ऑफ प्रोसेस कितने 4 हैं तो उससे डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से एवरेज वेटिंग टाइम निकल जाएगा। फिर यहाँ पर जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो कैसे निकलेगा, जितना भी टर्न अराउंड टाइम है सब प्रोसेस का उसका टोटल कर लेंगे यहाँ पर और नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है 4 है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से 9.75 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में यही है, अराइवल टाइम के हिसाब से जो भी पहले आएगा ना उसे पहले सर्व कर दिया जाएगा, जो बाद में आएगा उसे बाद में सर्व करा जाएगा। और जिनका भी सेम होगा ना उनका प्रोसेस नंबर देख लेंगे कि जो भी प्रोसेस पहले आया हुआ होगा ना उसे पहले हम एग्जीक्यूट करा देंगे। और इस तरीके से आपको करते चले जाना। यहाँ से 6 तक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ पर कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होगा 5, 6 + 5 11 हो गया। फिर ये कितने टाइम तक 3, तो 11 + 3 कितना हो गया 14 और फिर 14 + 5 ये हो गया 19। इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है आपको। इस तरीके से वाला FCFS का न्यूमेरिकल होगा। मैंने पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया, इस तरीके से सॉल्व होगा। अब देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल हमारा जो है HJF। तो HJF जो शॉर्टेज जो फर्स्ट शेड्यूलिंग है ना वो 2 टाइप का है। तो HJF अगर आप प्रिमिटिव लिखा हुआ दिखे तो यहाँ पर SRTF भी लिखा हुआ आ सकता है या HJF प्रिमिटिव भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इसको आपको इस तरीके सॉल्व करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। और HJF नॉन प्रिमिटिव लिखा हो तो इस तरीके से सॉल्व करना है, या खाली अगर आपको HJF ही लिखा हो वहां पर नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव नहीं लिखा हो तो तब भी आपको नॉन प्रिमिटिव से करना है, ठीक है। अगर HJF लिखा हो खाली
उसके साथ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव नहीं लिखा है तो वहां पर किससे करना है, नॉन प्रिमिटिव से। अगर एचजीएफ लिखा हो प्रिमिटिव से, उसका मतलब है एसआरटीएफ, तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना, अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा। और एचजीएफ नॉन प्रिमिटिव लिखा है तो एचजीएफ नॉन प्रिमिटिव से तो सॉल्व करना ही है। तो इसको, ये दो तरीके के होते हैं, इस तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए तो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसको ये टिल नाउ वी वेयरिंग शेड्यूलिंग द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल टाइम इन एफसीएफएस शेड्यूलिंग, हाउएवर एचजीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम शेड्यूल द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू देयर बस टाइम। तो ये किस तरीके से सॉल्व करता है, जिसका ना बस टाइम ना सब में कम होता है, उसको पहले प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराता है। उसमें एफसीएफएस में देखा था हमने अराइवल टाइम के थ्रू वो एग्जीक्यूट कराता था, पर इसके अंदर जो है ना वो बस टाइम के थ्रू एग्जीक्यूट कराता है। उसके अंदर हम अराइवल टाइम देखते थे, इसके अंदर हम बस टाइम देखते हैं। इन एचजीएफ शेड्यूलिंग द प्रोसेस विद द लोएस्ट बस टाइम, जिसका प्रोसेस का लोएस्ट बस टाइम होगा ना उसे पहले सीपीयू एलोकेट कर दिया जाएगा, जिसका ज्यादा होगा ना उसे बाद में सीपीयू एलोकेट किया जाएगा। जिसका बस टाइम हमें कम दिखेगा, इन सब जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस दे रखे हैं उनमें जिसका भी बस टाइम सब में कम दिखा उसे पहले प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करा देंगे। अमंग द लिस्ट ऑफ द अवेलेबल प्रोसेस इन द रेडी क्यू इज गोइंग टू बी शेड्यूल नेक्स्ट। तो सब कुछ वही लिखा जो मैंने आपको बता दिया। जिसका भी बस टाइम सब में कम होगा उसको सीपीयू सब में पहले एलोकेट करा दिया जाएगा, उसको सब में पहले एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। तो अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो एचजीएफ को ना सब में पहले हम प्रिमिटिव से देखते हैं, इस वाले से देखते हैं। इसको ये ऐसे भी आ सकता है, एसआरटीएफ के नाम से भी आ सकता है, एचजीएफ प्रिमिटिव के नाम से भी आ सकता है। तो दोनों नाम से ध्यान रखना है कि कभी एचजीएफ प्रिमिटिव लिख दे और आप कभी नॉन प्रिमिटिव से करके आ जाओ, इसलिए प्रिमिटिव को हम ना एसआरटीएफ कहते हैं। तो ये देख लेना, नंबर ऑफ प्रोसेस दे रखे हैं, अराइवल टाइम दे रखा है, हमारा बस टाइम दे रखा है। तो यहाँ पर इनको उतार लेते हैं अब हम। तो अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है देखते हैं। इस न्यूमेरिकल को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो इसके अंदर प्रोसेस दे रखी है, अराइवल टाइम दे रखा है, हमारा बस टाइम दे रखा है, कंपाइलेशन टाइम दे रखा है। तो इनको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सब में पहले वही गैंट चार्ट से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको गैंट चार्ट से सॉल्व करते हैं। इस तरीके से गैंट चार्ट आपको बनाना है, इस तरीके से ही सॉल्व होगा। सब में पहले इन सब प्रोसेस में से देखते हैं। सब में पहले तो हमें बस टाइम देखना ही नहीं है, सब में पहले तो हमें जीरो पे देखना है कि कौन सी प्रोसेस आई है। तो जीरो पर इस टाइम बस टाइम तो जब चेक करना है बहुत सारी, जब हमारे पास प्रोसेस हो। सब में पहले जब हमारे पास जीरो पे कोई प्रोसेस ही हम बस टाइम के अकॉर्डिंग देखने लगे तो हमारा सीपीयू जो है ना यूटिलाइज होगा ही नहीं, वो तो सीपीयू खाली रहेगा उस टाइम तक। इसलिए पहले तो अराइवल टाइम ही देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रोसेस जीरो पर आ चुकी है। तो यहाँ पर प्रोसेस P1 आ चुकी है और यहाँ पर कितने सेकंड तक एग्जीक्यूट होगी, 3 सेकंड तक। पर हम इसे 3 सेकंड तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इसके अंदर क्या है, प्रिमिटिव। इसके अंदर ना हम ना सीपीयू से ना उस प्रोसेस को बाहर निकाल सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव ऐसा होता है ना, उसके अंदर पूरी की पूरी प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट होती है। जो हमारा एफसीएफएस था ना वो नॉन प्रिमिटिव था। इसके अंदर एक बार अगर हमने सीपीयू एलोकेट कर दिया ना प्रोसेस को, उसके बाद हम उस प्रोसेस को बाहर नहीं निकाल सकते। जबकि ना जो हमारा एचजीएफ प्रिमिटिव है, एसआरटीएफ है, उसके अंदर ना हम प्रोसेस को बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए इसको हम 1 सेकंड तक ही एग्जीक्यूट कराएंगे, क्योंकि 1 सेकंड पे हमारे पास एक प्रोसेस आ चुकी है। तो इसका बस टाइम कितना है, 3। इसका बस टाइम है 5। तो यहाँ पर हम ना इसको एग्जीक्यूट ना करा के अब फिर से ही P1 को ही एग्जीक्यूट कराएंगे, वो भी 1 सेकंड के लिए ही कराएंगे, क्योंकि ना कभी फिर आगे कोई प्रोसेस हो, इस वजह से एक एक करके ही हम बढ़ाएंगे, कभी वरना न्यूमेरिकल में गड़बड़ी हो सकती है। अगर इस तरीके से करते हैं तो आपको न्यूमेरिकल में गड़बड़ी नहीं दिखेंगी। तो जब हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारा 2 बचा था बस टाइम, क्योंकि एक टाइम के लिए तो एग्जीक्यूट हो चुकी थी। जब हम 1 पर पहुंचे तो एक टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो चुकी थी, इसका बस टाइम 2 बचा था। और जो P2 थी और जो 1 पर आई थी उसका 5 था। तो दोनों में से किसका बस टाइम कम है, इसका कम है, P1 का। तो यहाँ पर अब P1 को फिर से दे देंगे सीपीयू और फिर से इसे 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कराएंगे यहाँ पर। और फिर देखते हैं यहाँ पर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमारे पास 2 पर कोई प्रोसेस आई नहीं आई, तो अभी हम फिर से इसको 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करा देंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर हमारी पूरी कट के 0 हो चुकी है। तो यहाँ पर इसका जो हमारी P1 थी ना पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है यहाँ पर। और आप देखते हैं ना 3 पर, अब हमारे पास 3 पर पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 3 पर पहुंच चुके हैं। अब 3 पर देखते हैं 3 पर हमारे पास कोई प्रोसेस आई है नहीं आई है। हाँ, 3 पर हमारे पास प्रोसेस आ चुके हैं और हमारे पास P2 भी है और P3 भी है। और P2 हमारी 1 पर आ गई थी, पर इसका बस टाइम ज्यादा था इसलिए हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं कराया था, P1 को ही पूरा एग्जीक्यूट कराया था। अब देखते हैं P2 को। P2 हमारे पास बस टाइम क्या है, P2 का 5 और P3 का क्या है, हमारे पास 2 है। और इन दोनों में से किसका बस टाइम कम है, P3 का बस टाइम कम है। तो इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे। तो 3 सेकंड पे ना हमारे पास 2 प्रोसेस आ चुकी थी, P3 और P2, और इनका बस टाइम क्या था, P2 का 5 था और P3 का 2 था। तो दोनों में से बस टाइम किसका कम है, P3 का। तो P3 को हम एग्जीक्यूट कराएंगे। P3 को हमने 1 सेकंड के लिए पहले एग्जीक्यूट कराया, तो यहाँ पर हम 4 पर पहुंच गए। उसके बाद देखा P4 4 सेकंड पर अराइवल टाइम 4 पर हमारे पास कोई भी प्रोसेस आई है नहीं है, 4 पर हमारे पास कोई भी प्रोसेस नहीं आई है। तो इसका मतलब हम 1 और सेकंड के लिए इसको P3 को ही एग्जीक्यूट करा देंगे यहाँ पर।
इसका 1 बचा, फिर इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 5 तक पहुँचते पहुँचते इसका हो गया 0, और इसके बाद इसका बस टाइम बचे ही नहीं अब तो ये। इसके बाद हम देखते हैं 5 पर कोई प्रोसेस आई है, नहीं आई है। 5 पर कोई भी प्रोसेस आई नहीं है, और 1 हमारा पूरा 1 पर हमारे पास पहली प्रोसेस आ चुकी थी, तो इसको एग्जीक्यूट करा देंगे क्योंकि को हम सीपीयू को खाली नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर P2 को एग्जीक्यूट कराया हमने, तो 5 पर देखा हमने यहाँ पर कोई भी प्रोसेस हमारे पास नहीं आई थी, पर P2 हमारे पास पहले ही आ चुकी थी, तो इसको एग्जीक्यूट करा देंगे P2 को हमने 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कराया। यहाँ पर हम 6 पर पहुंच गए, और अब इसका बस टाइम कितना बचा, 4 बचा। उसके बाद हम देखते हैं फिर हमारे पास 6 पर कोई प्रोसेस आई नहीं आई, तो अब इसको फिर से हम 7 पर पहुंच जाएंगे और इसको 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करा देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर इसका बस टाइम कितना बचा, अब 3 बचा। और फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद भी हमारे पास 7 पर कोई प्रोसेस आई है, नहीं आई, तो फिर से P2 को 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करा देंगे, और फिर इसका बस टाइम कितना बचा, 2। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर हमारे पास 8 पर कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुई है, तो यहाँ पर फिर हम इसको 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करा देंगे, और ये 9 पर पहुंचेगी। और इसका अराइवल टाइम कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा। अब 1 बचा, फिर उसके बाद देखते हैं 9 पर हमारे पास P4 आ चुकी है, तो इसको देखते हैं इसका बस टाइम कितना है, 5। और P2 जो है ना इस टाइम उसका बस टाइम क्या है, 1, तो दोनों में से बस टाइम किसका कम है, P1 का ही, P2 का ही है, तो P2 को हम पूरा यहाँ पर एग्जीक्यूट करा देंगे। यहाँ पर हमने P2 को एग्जीक्यूट करा दिया यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर हम 10 पर पहुंच गए, और ये हो गई 0। और 10 पर देखते हैं हमारा कितना, यहाँ पर कोई प्रोसेस आई है, नहीं आई है। अब हम किसको दे देंगे, CPU P4 को, P4 को हम CPU दे देंगे इस टाइम। तो P4 को हमने 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कराया, हम 11 पर पहुंच गए, और यहाँ पर इसका बस टाइम कितना बचा, 4 बचा इस टाइम। और फिर उसके बाद 12, फिर 1 सेकंड के लिए इसको एग्जीक्यूट कराएंगे P4 को, हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर 12 पर, और इसका इस टाइम बस टाइम कितना है, 3। 12 पर पहुंच चुके हैं हम इस टाइम, और इसका बस टाइम 3 है, और 12 पर एक और प्रोसेस हमारे पास अराइव हो चुकी है जिसका बस टाइम है 5, और इसका इस टाइम क्या है, 3। तो दोनों में से किसका बस टाइम कम है, तो इस टाइम तो प्रोसेस P4 का ही बस टाइम कम है, इसका 3 और इसका 5 है। तो इस टाइम हम देखते हैं इसको किसको एग्जीक्यूट कराना है, इसको हम तो यहाँ पर हम इसको किसको एग्जीक्यूट कराएंगे, प्रोसेस P4 को। तो अब हमें गिनती करने की जरूरत नहीं है, इसका बस टाइम है, तो इसको डायरेक्ट कितने सेकंड रह रही है, अब ये 3 सेकंड रह रही है, 3 रह रही है। तो यहाँ पर हमने इसको कितने एग्जीक्यूट करा लिया, P4 को 14 तक, 15 तक पहुंचेंगे, 12 + 13 15। और इसके बाद P5 आखिरी रह रही है, जो कि जिसका बस टाइम क्या है, 5, तो 5 के लिए एग्जीक्यूट होगी। तो लास्ट में यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं, तो यहाँ पर तो 15 + 5 20, तो यहाँ पर क्या होगा, P5 पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ पर 20 तक, ठीक है। लास्ट में 20 तक P5 हमारी पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। इस क्योंकि 15 पर ये अराइव होगी और 20 पर ये पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ पर हमारी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसका गैंट चार्ट इस तरीके से बनेगा। और ये सब करने के बाद ना, बाद में आप इसका गैंट चार्ट इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि 0 से 3 तक हमारी क्या हुई थी, एग्जीक्यूट। यहाँ पर P1 ही एग्जीक्यूट हुई थी, बाद में बनाना, वरना आपकी न्यूमेरिकल होने में गड़बड़ रहेगी। पहले अगर डायरेक्ट यही वाला गैंट चार्ट आप बना देंगे ना, जो मैं बाद में बना रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल में गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो P3 हमारी 0 से लेकर 3 तक एग्जीक्यूट हुई, तो यहाँ पर हम गैंट चार्ट बनाएंगे। 0 से 3 तक हमारी क्या हुई, P3 एग्जीक्यूट हुई। फिर उसके बाद 4 से 3 से लेके और हमारी कहाँ तक P3 एग्जीक्यूट हुई, यहाँ पर 3 से लेके हमारी 5 तक यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई, P3 जो 5 तक एग्जीक्यूट हुई। फिर उसके बाद की कहाँ तक एग्जीक्यूट हुई, P2 5 से लेके हमारी 10 तक। और P4 कहाँ तक हुई हमारी एग्जीक्यूट, 15 तक, 15 तक एग्जीक्यूट हुई हमारी। और जो हमारी P5 थी, जो हमारी लास्ट प्रोसेस थी, वो कहाँ तक एग्जीक्यूट हुई, 20 तक। तो इस तरीके से आप गैंट चार्ट बाद में बना देना, पर पहले एक एक करके ही सॉल्व करना, वरना न्यूमेरिकल में गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए पहले आपको एक एक करके ही सॉल्व करना है कि P1 को पहले 1 सेकंड 1 तक एग्जीक्यूट कर लिया, 1 टाइम तक। फिर P1 को अगर उसके आगे P1 पर उसके आगे एक और प्रोसेस आ गए, उन दोनों को कंपेयर करा, उसका अब वाला बस टाइम कंपेयर करेंगे जो P2 का बस टाइम है उससे, अब वाला जो पहले, क्योंकि एक तो एग्जीक्यूट हो गया 1 टाइम, तो फिर उसको ना उस टाइम पहले हम इसका कंपाइलेशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम निकाल लेते हैं। उसके बाद एक और बार समझेंगे कि इस तरीके से हमने सॉल्व करा इसे। तो कंपाइलेशन टाइम वही निकलेगा जिस टाइम तक वो प्रोसेस ना लास्ट में एग्जीक्यूट हुई है। तो लास्ट में कब तक पूरी, जब तक वो पूरी एग्जीक्यूट हो गई है, पूरा एग्जीक्यूशन टाइम जब कंप्लीट हुआ है ना, वही हमारा कंपाइलेशन टाइम होगा। तो पूरा कंप्लीट टाइम कहाँ है, प्रोसेस 1 का 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और P2 का क्या है हमारा 10 है, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर।
P3 का क्या है हमारा 5, 5 पर पूरी एग्जीक्यूट हो गई थी। और फिर कहाँ है हमारा P4 का 15, 15 पर पूरी एग्जीक्यूट हो गई थी। और यहाँ पर P5 का क्या था 20, 20 पर पूरी एग्जीक्यूट हो गई थी। टर्न अराउंड टाइम क्या था हमारा, कंपाइलेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या आ जाएगा हमारा 3, 3 माइनस 0, यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर 10 माइनस 3 आ जाएगा, 10 माइनस 1 9, 5 माइनस 3 2, और 15 माइनस 9 6, और 20 माइनस 12 8। इस तरीके से हमारा टर्न अराउंड टाइम निकल जाएगा। वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, तो हमारा टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, पहले वाला बस टाइम देखना है, अब वाला जो बस टाइम है ना उसे नहीं देखना, पहले वाला बस टाइम देखना है जो पहले क्या था, इसका 3 था। तो 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, 9 माइनस 5 कितना हो गया हमारा 4, और 2 माइनस 2 कितना हो गया हमारा 0, 6 माइनस 5 कितना हो गया हमारा 1। और यहाँ पर तो अब वाला टर्न अराउंड टाइम कितना था हमारा इसका, तो ये 8 माइनस 5 कितना हो गया हमारा 3। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से आपका वेटिंग टाइम भी निकल जाएगा। यहाँ पर वेटिंग टाइम भी निकल चुका है। अब रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं, जिस टाइम पहली बार सीपीयू मिला था ना प्रोसेस को, वो माइनस अराइवल टाइम, वो होगा हमारा रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम इसी तरीके से निकालते हैं। तो वो कितना था 0 माइनस 0 हमारा 0 हो गया। और फर्स्ट टाइम P1 को कम मिला था 3 पर, तो 3 माइनस 1 2 हो गया। और यहाँ पर P2 को वो P2 को कम मिला था हमारा 5 माइनस 1 4 हो गया, 4 पर मिला था यहाँ पर। और P3 को कम मिला था फर्स्ट टाइम CPU 3 पर, 3 माइनस 3 0 हो गया ये हमारा। और P4 को कम मिला था फर्स्ट टाइम CPU 10 पर, 10 माइनस 9 1 हो गया ये हमारा। और फर्स्ट टाइम P5 को कम मिला था CPU, फर्स्ट टाइम P5 को मिला था 15 माइनस 12, तो ये हो गया 3। इस तरीके से रिस्पॉन्स टाइम निकालेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए हम एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, जो ये दे रखा है ना एवरेज वेटिंग टाइम, ये जो जितना भी वेटिंग टाइम हमारा निकला है इनका टोटल कर देंगे यहाँ पर, और अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है 5 प्रोसेस है, तो इनसे डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से एवरेज वेटिंग टाइम निकल जाएगा। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा हमारा, जितना भी हमारे सब प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम है उनका टोटल कर देंगे यहाँ पर हम, और नंबर ऑफ प्रोसेस जितनी भी है ना उनसे उसको डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से आपका एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकल जाएगा। अब एक और बार समझते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमारा जो एचजीएफ प्रिमिटिव था ना, एसआरटीएफ भी कहते हैं इसे, एसआरटीएफ के नाम से भी आ जा सकता है, एचजीएफ प्रिमिटिव के नाम से भी आ सकता है। इसके अंदर ना बस टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, जिसका भी बस टाइम सब में कम होगा ना उस प्रोसेस को सब में पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। सब में पहले एक एक करके एग्जीक्यूट करना, वन वन टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना, वरना ऐसे ऐसे करोगे तो न्यूमेरिकल में गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो फिर उसके बाद ये वाला गैंट चार्ट आप बना सकते हो। वैसे तो पहले एक एक करके ही एग्जीक्यूट करना, क्योंकि वरना तो गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे न्यूमेरिकल में। तो P1 पे पहले कौन सी प्रोसेस आई, 0 आई। P1 पे अराइवल टाइम क्या था, पहले तो हमें अराइवल टाइम ही देखना। जब 0 पर हमारे पास कोई प्रोसेस आई, कोई भी प्रोसेस नहीं लेने के, तो उस टाइम तक तो CPU हमारा खाली रहेगा ना। तो इस वजह से पहली तो प्रोसेस आ गई हमारी, P1 आ गई 0 पर। और फिर हमने इसको 1 टाइम के लिए बढ़ाया, क्योंकि आगे हमारे पास कोई और सी प्रोसेस भी आ सकती है जिसका बस टाइम कम हो। तो फिर हमारे पास 1 पर देखा, 1 पर हमारे पास P2 आ चुकी थी, और इस टाइम इसका बस टाइम कितना बचा था 2 बचा था। इस टाइम इसका बस टाइम कितना बचा था 2 बचा था, क्योंकि 3 से 2 हो चुका था, क्योंकि 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो चुका था। 2 को हम कंपेयर करेंगे 5 से, तो इसका 5 और इसका 2 है, तो इसका कम ही है। फिर इसको 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर दिया और ये पहुंच गया 2 पर। और फिर उसके बाद इसका बस टाइम कितना बचा 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा। और फिर इसके बाद देखा हमने 1 पर, फिर हमने देखा 2 पर कोई प्रोसेस आई है नहीं आई है, तो फिर इसको 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर दिया। फिर 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट करा, तो यहाँ पर कितना बचे 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट होने के बाद 0 बच गया, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर हमने देखा 3 पर कोई प्रोसेस आई है, हाँ हमारे पास प्रोसेस P3 आई है, और हमारे पास इस टाइम प्रोसेस P1 भी है। इन दोनों का बस टाइम कंपेयर करें, इन दोनों में से किसका बस टाइम कम है, तो 5 का 5, वो P2 का 5 बस टाइम था और P3 का 2 था। तो P2 का जो तो 2 था ना वो कम था, तो उसको हमने 1 के लिए एग्जीक्यूट करा, 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट करा P3 वाले को, तो ये पहुंच गया 4 पर। 4 पर देखा हमने कोई भी प्रोसेस आई है नहीं आई है, तो इसको एक और बार बढ़ा दिया, एक और टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पर फिर 1 टाइम, फिर इसको हमने देखा, फिर 4 पर हमने देखा कि कोई प्रोसेस आई है नहीं आई है, फिर इसको 1 टाइम के लिए एक और एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये 5 पर पहुंच गया और ये इसका प्रोसेस पूरा कंप्लीशन हो गया P3 तक। फिर हमने देखा 5 पर हमारे पास कोई भी प्रोसेस नहीं है, जबकि हमारे पास P2 पर पहले ही प्रोसेस आ चुके हैं। तो पहले क्योंकि हम CPU को खाली नहीं छोड़ सकते, तो P2 को हमने एग्जीक्यूट कराना यहाँ से शुरू कर दिया 5 से। तो हमने इसको 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कराया, 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट कराया, तो 6 पर पहुंच गए हम यहाँ पर। तो 6 पर देखा हमने कोई प्रोसेस आई है, यहाँ पर नहीं आई है, और इसका प्रोसेस टाइम
जो बस टाइम इस टाइम बचा वो 4 बचा। फिर हमने इसको फिर 6 पर पहुंच गए थे, फिर 6 के बाद हमने इसको 1 टाइम के लिए और एग्जीक्यूट कराया, यहाँ पर हम 7 पर पहुंच गए और P2 और 7 पर देखा हमने कोई हमारे पास प्रोसेस आई है, यहाँ पर नहीं है और उसका एग्जीक्यूशन टाइम घट के कितना हो गया 3 हो गया अब हमारा। फिर हमने इसको 1 टाइम के लिए और एग्जीक्यूट करा दिया, फिर ये पहुंच गया 8 पर और 8 पर पहुंचने के बाद इसका जो बस टाइम है 2 हो गया और 8 पर देखा हमने चेक करा कोई प्रोसेस आई है नहीं आई है। फिर 8 के बाद हमने इसको एक और टाइम के लिए एग्जीक्यूट कराया तो इसको फिर ये 9 पर पहुंच गया, इसका इस टाइम बस टाइम कितना बचा 1 बचा, ठीक है। और 9 पर हमारे पास एक प्रोसेस आ चुकी है 4। तो इन दोनों में से इसका 1 है इस टाइम, उसका 5 है, तो दोनों में से किसका बस टाइम कम है 4 का ही कम है। तो 4 का हमारे पास कम है तो हम क्या करेंगे, हमारा पास इस टाइम P2 का ही कम है, P2 का 1 है और 4 का क्या है हमारे पास 5 है, दोनों में से किसका कम है P2 का कम है। तो P2 को हम पूरा एग्जीक्यूट करा देंगे, 10 तक पहुंच गया, 10 पर ये पूरा एग्जीक्यूट हो चुका। फिर उसके बाद देखा हमने 10 पर पहुंचने के बाद हमारे पास 10 पर कोई प्रोसेस आई है, 10 पर हमारे पास इस टाइम कोई भी प्रोसेस नहीं आई थी। तो P4 को देखा, P4 इस टाइम हम खाली CPU को छोड़ नहीं सकते, CPU को हमने यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया P4 का हमने 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट कराया, यहाँ पर हम 11 पर पहुंच गए, यहाँ पर इसका बस टाइम बचा 3। फिर इसको हमने देखा 11 पर कोई भी हमारे पास प्रोसेस नहीं आई थी, फिर इसको 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट कराया, हम 12 पर पहुंच गए और इसका इस टाइम बस टाइम बचा 3 और 12 पर हमारे पास एक प्रोसेस आ चुकी थी जो कि P5 थी। तो इन दोनों का बस टाइम कितना है, P5 का जो है 5 बस टाइम है और P4 का जो है 3 बस टाइम है। तो इन दोनों में से किसका बस टाइम कम है, इनमें से जो बस टाइम कम है ना वो P4 का बस टाइम कम है। तो P4 को हमने अब तो हमें चेक ही नहीं करना आगे, वैसे चेक करने को आप एक एक करके बढ़ा सकते थे पर मैंने डायरेक्ट कर लिया क्योंकि हमारे पास आगे कोई प्रोसेस ही नहीं थी। पर फिर हमने इसको ना डायरेक्ट 3 के लिए एग्जीक्यूट करा दिया क्योंकि 3 इसका बस टाइम रह रहा था, 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रोसेस ही रह रही है जो कि 5 है, तो इसको तो डायरेक्ट हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं क्योंकि हमारे पास आगे कोई प्रोसेस नहीं थी। एक एक करके करना चाहोगे एक एक करके कर लेना क्योंकि लास्ट तो हमारे पास कोई प्रोसेस थी नहीं। तो 15 से 20 तक हमने इसे लास्ट पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। फिर इस तरीके से करने के बाद ना अगर इस तरीके से करते हो तो न्यूमेरिकल में गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहेंगे। इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट गैंट चार्ट बना दे तो गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो 0 से 3 तक हमने किसको एग्जीक्यूट करा, यहाँ पर P1 को। फिर P3 को हमने कहां से एग्जीक्यूट करा, 3 से लेके 5 तक, तो इस तरीके से बना दिया। फिर P2 को कहां से करा, 5 से लेके हमने 10 तक P2 को करा। फिर 10 के बाद 10 से लेके हमने 15 तक किसको करा, हमने P4 को करा। 15 से लेके 20 तक हमने किसको करा, P5 को करा। इस तरीके से निकाल लेंगे। कंपाइलेशन टाइम क्या होता है हमारा, जो कंपाइलेशन टाइम होता है ना, जिस प्रोसेस को ना जितना पूरा टाइम लगा है कंप्लीट होने में उसका लास्ट एग्जीक्यूशन टाइम जहां पर है, जहां पर वो प्रोसेस पूरी जाके कंप्लीट हुई होती है ना, वही हमारा कंपाइलेशन टाइम होता है। तो प्रोसेस P1 हमारी पूरी कहां जाके कंप्लीट हुई है, 3 पर हुई है, तो इसका क्या कंपाइलेशन टाइम होगा 3 होगा। तो P3 कहां पर पूरी कंप्लीट हुई है, यहाँ पर हुई है P3 जो हमारी हुई है 5 पर, तो इसका कंपाइलेशन टाइम 5 हो गया। P2 हमारी कहां पर हुई है 10 पर जाकर, तो इसका कंपाइलेशन टाइम 10 हो गया। P4 हमारी पूरी कंप्लीट कहां हुई है 15 पर जाकर, तो इसका कंपाइलेशन टाइम 15 हो गया। P5 जो हमारी पूरी कंप्लीट कहां हुई है 20 पर जाकर, तो इसका कंपाइलेशन टाइम 20 हो गया। फिर टर्न अराउंड टाइम क्या होता है हमारा, टर्न अराउंड टाइम माइनस टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंपाइलेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंपाइलेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम P1 का कितना हो गया 3 माइनस 0 3, 10 माइनस 1 P2 का, 10 माइनस 1 9, 5 माइनस 3 2, 15 माइनस 9 6 और 20 माइनस 12 8। और फिर वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। पहले वाला बस टाइम देखना है आपको, टर्न अराउंड टाइम इस टाइम हमारा 3 और पहले वाला बस टाइम क्या था 3 माइनस 3 0। 10 माइनस 5 पहले वाला बस टाइम देखना, 10 माइनस 5 कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। फिर 2 माइनस 2 0 हो गया, 15 माइनस 5 1 हो गया, 20 माइनस 5 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम देखेंगे। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जिस टाइम ना हमें पहली बार CPU मिला है वो माइनस अराइवल टाइम। तो फर्स्ट टाइम हमें CPU कब मिला था, P1 के 0 पर मिल गया, तो इसका अराइवल टाइम क्या था 0, 0 माइनस 0 0 हो गया। और P2 को फर्स्ट टाइम CPU कब मिला था 5 पर, 5 माइनस 1 4 हो गया। P3 को फर्स्ट टाइम CPU कब मिला था 3 पर, 3 माइनस 3 कितना हो गया हमारा 0 हो गया। फर्स्ट टाइम CPU कब मिला था P4 को 10 पर, 10 माइनस 9 कितना हो गया 1 हो गया। P5 को फर्स्ट टाइम CPU कब मिला था 15, 15 माइनस 12 कितना हो गया -3 हो गया। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, जो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, जो हमारा वेटिंग टाइम है ना इनका टोटल करके ना नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है 5 है उनसे डिवाइड कर देंगे और ऐसी एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ इनका टोटल कर देंगे टर्न अराउंड टाइम का और नंबर ऑफ प्रोसेस जितनी भी है उससे डिवाइड कर देंगे, इस टाइम से निकल जाएगा और इस टाइप से सॉल्व करना है। ये नॉन प्रीएम्प्टिव है और SRTF भी कहते हैं। SGF और प्रीएम्प्टिव से देखते हैं प्रीएम्प्टिव से कैसे करेंगे। अगर SGF भी डायरेक्ट आ जाता है तो आपको वो नॉन प्रीएम्प्टिव से ही करना होगा, ठीक है। देखते हैं अब इसको किस तरीके से सॉल्व, तो अब इसको देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये जो हमारा ये नॉन प्रीएम्प्टिव है SGF, तो प्रोसेस दे रखा है या अराइवल टाइम दे रखा है या बस टाइम दे रखा हमारा जो है, इनको उतार लिया। अब देखते हैं इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। सब में पहले वही आपको गैंट चार्ट बना लेना, गैंट चार्ट से ही सॉल्व करना है। और उसके बाद सब में पहले देखते हैं हमारे पास जो
जीरो पर कौन सी प्रोसेस आ चुकी है। पहले तो हम बस टाइम कंपेयर नहीं करेंगे जब हमारे पास, क्योंकि जीरो पर कोई भी प्रोसेस ऐसी खाली कोई छोड़ सकते हैं। हम सीपीयू को पहले देखते हैं जीरो पर कौन सी प्रोसेस आ चुकी है। नॉन प्रीएम्प्टिव में ये होता है कि ना, जो प्रोसेस एक बार हमने सीपीयू में डाल दी उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते, जबकि हमारा प्रीएम्प्टिव तो था ना, उसके अंदर हम प्रोसेस को बाहर निकाल सकते थे। पर नॉन प्रीएम्प्टिव ऐसा है जिसके अंदर हम एक बार प्रोसेस को दे दिया तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए हम डायरेक्ट पूरा जितना बस टाइम है उसके हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। तो पहली प्रोसेस जीरो पर क्या आ चुकी थी, जीरो P1 पर जीरो आ चुकी थी, जिसका बस टाइम क्या था, 6 था। तो प्रोसेस P1 जो है ना 6 टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं अब उसके बीच में कितनी प्रोसेस आ चुके हैं। उसके बीच में यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोसेस आ चुकी है, P2 भी आ चुके हैं, P3 भी आ चुके हैं, P4 भी आ चुकी है। अब इन तीनों में से देखते हैं किसका बस टाइम कम है। इन तीनों में से P3 का बस टाइम कम है, तो नॉन प्रीएम्प्टिव ने एक साथ हम पूरी की पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा देते हैं। इसके अंदर वो नहीं होता कि हम प्रोसेस को बाहर निकाल सकते हैं। सीपीयू एलोकेट कर दिया ना प्रोसेस को, उसका पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कराना ही पड़ता है। अब इन तीनों में से देखते हैं इनका बस टाइम किसका कम था। इनमें से जो बस टाइम कम था ना वो हमारा था P3 का। तो P3 को मैंने एग्जीक्यूट करा दिया। यहाँ पर P3 को हमने एग्जीक्यूट कराया, ये कहाँ तक एग्जीक्यूट हुई, पूरे 5 टाइम तक, वो 3 टाइम तक। तो ये कहाँ तक एग्जीक्यूट हुई, 9 तक। 6 + 3 क्या हो गया हमारा, 9 हो गया। 6 + 3 9 हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं जो हमारी अब जो दो प्रोसेस बची हुई P2 और P4। P2 और P4 में किसका बस टाइम कम है, इन दोनों का बस टाइम तो सेम है। अब इनका अराइवल टाइम देखते हैं। जिसका अराइवल टाइम पहले होगा ना, जब बस टाइम सेम होता है ना, उससे फिर हम आ जाते हैं एक पहले स्टेप पर और चेक करते हैं अराइवल टाइम। दोनों में से जिसका अराइवल टाइम पहले होगा उसको हम पहले एग्जीक्यूट करा देंगे। तो यहाँ पर अराइवल टाइम P2 का पहले, तो P2 को हमने एग्जीक्यूट करा दिया यहाँ पर 5 तक। तो 9 + 5 14 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखा हमने, यहाँ पर देखा फिर किसको एग्जीक्यूट कराना है, यहाँ पर हमें करवाना है फिर लास्ट बची हुई P4 को हमने 5 टाइम तक एग्जीक्यूट कराना है। तो P4 आ गया और यहाँ पर ये कितने टाइम तक एग्जीक्यूट हो गया, 19 तक। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना है आपको, इस तरीके से सॉल्व होगा। ये सिंपल ही है, इसके अंदर ना वो अभी आप इसको एक बार पूरा सॉल्व करने के बाद एक और बार समझा दूंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। अब इनका कंपाइलेशन टाइम निकाल लेते। कंपाइलेशन टाइम कैसा होता है, जिस टाइम वो प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट हुई है। तो P1 पूरी एग्जीक्यूट कहाँ पर हुई है, 6 पर पूरी एग्जीक्यूट हुई है, तो इसका कंपाइलेशन टाइम क्या हो गया, 6 हो गया। फिर पूरी प्रोसेस P3 कहाँ पर एग्जीक्यूट हुई है, 9 पर, तो इसका कंपाइलेशन टाइम 9 हो गया। P2 कहाँ पर हुई है, 14 पर, और P4 कहाँ पर हुई है, 19 पर, इसका कंपाइलेशन टाइम 9 हो गया। तो फिर हमारा जो टर्न अराउंड टाइम निकलता है वो निकलता कंपाइलेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंपाइलेशन टाइम कितना है P1 का, 6 - 0, तो यहाँ पर आ गया हमारा 6, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरी है जो P2 प्रोसेस है ना, उसका कंपाइलेशन टाइम क्या है, 14 - 3 कितना हो गया हमारा, 11। और उसके बाद P3 का कितना है कंपाइलेशन टाइम, 9 - 3 कितना हो गया, हमारे पास हो गया 6, और फिर 19 5 ये हो गया हमारे पास 14। फिर वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो इसका टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया, 6 और -6 0 हो गया वेटिंग टाइम जो है। फिर इसका वेटिंग टाइम कितना हो गया, 11 - 4 5 जो हो गया हमारा 6 हो गया। फिर ये कितना हो गया, 6 - 3 3 हो गया। 14 - 5 कितना हो गया, ये हमारे पास 9 हो गया। वेटिंग टाइम इस तरीके से निकल चुका। रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टाइम जिस टाइम हमारे सीपीयू मिला था प्रोसेस को वो माइनस अराइवल टाइम। फर्स्ट टाइम P1 को कब मिला था सीपीयू, 0 पर, 0 - 0 0। और P2 को कब पहली बार सीपीयू मिला था, 9 पर, 9 - 3 ये हो गया हमारा 6। फिर P3 को कब सीपीयू मिला था, फर्स्ट टाइम मिला था इसको 6 पर, 6 - 3 3, ठीक है। और फिर उसके बाद P4 को कब पहली बार सीपीयू मिला था, 14 पर मिला था। फर्स्ट टाइम जो सीपीयू मिला था ना P4 को 14 पर मिला था, और ये इसका अराइवल टाइम क्या था, 5 ये हो गया हमारे पास 9। इस तरीके से सोल्व करना है। और एवरेज वेटिंग टाइम इसी तरीके से निकालने के जैसे हमने निकाला था। जो इनका टोटल है उसको टोटल करके और नंबर ऑफ प्रोसेस जितने हुए उससे डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज वेटिंग टाइम हमारा ऐसे निकलेगा। एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू जितना भी हमारे इनका टोटल कर लेंगे वे सब वेटिंग टाइम का, और नंबर ऑफ प्रोसेस जितने उससे डिवाइड कर देंगे। ऐसी एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। और जिसका भी एवरेज आपको निकालना हो ना, उसका एवरेज आप ऐसे ही निकाल सकते हो। उन सबका टोटल करके ना जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस हैं उससे डिवाइड कर देंगे। एवरेज टर्न अराउंड टाइम इनका सबका टोटल कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्रोसेस। तो इस तरीके से आपको निकल जाएगा ये भी। तो एक और बार समझा देता हूँ। इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर भी बस टाइम के अकॉर्डिंग ही करना होता है। जिसका बस टाइम कम होता है उसको पहले एग्जीक्यूट करा दिया जाता है। पर हम पहले 0 पर हमारे पास देखते हैं 0 पर कौन सी, पहले तो हमें 0 पर देखना ही पड़ेगा क्योंकि कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी है। अगर जिस बस टाइम के अकॉर्डिंग चलने लगे तो सीपीयू खाली रहेगा शुरुआत में, अगर 0 पर।
तो 0 पर देखते हैं हमारे पास प्रोसेस P1 आ चुकी है। प्रोसेस P1 को हमने 6 टाइम तक एग्जीक्यूट करा, क्योंकि ना इसके अंदर ना हम ना प्रोसेस को बाहर नहीं निकाल सकते। एक बार अगर हमने सीपीयू दे दिया ना नॉन प्रिप्टिव में, तो अगर एक बार हमने सीपीयू दे दिया ना उस प्रोसेस को, फिर हम उस प्रोसेस को सीपीयू से बाहर नहीं निकाल सकते। फिर हमारे पास 6 पर पहुंचने के बाद हमने देखा यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोसेस आ चुकी थी, और इन तीनों में से देखते हैं किसका ना टाइम, इनमें से सब में कम बस टाइम था 3 का। तो 3 को हम लिया यहाँ पर, और कितने टाइम तक एग्जीक्यूट हो गया, 3 तक एग्जीक्यूट हो गया। 6 + 3 क्या हो गया, 9 हो गया। फिर अगली बार हमारे पास 2 प्रोसेस थी, दोनों का सेम बस टाइम था, तो दोनों में से ना अब हम आ जाते हैं एक स्टेप पीछे, अराइवल टाइम चेक करेंगे। जिसका भी अराइवल टाइम कम होगा उससे पहले एग्जीक्यूट करा देंगे। P2 का अराइवल टाइम कम था, जब बस टाइम सेम होता ना फिर एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, और अगर बस टाइम अराइवल टाइम भी सेम होता ना यहाँ पर, फिर उसके बाद हम एक और स्टेप पीछे आ जाते हैं। फिर हम प्रोसेस आईडी देखते हैं, उनकी प्रोसेस कब कौन सी प्रोसेस नंबर है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर P2 को हमने दे दिया, क्योंकि इसका अराइवल टाइम कम था, ये 5 तक एग्जीक्यूट होगी। फिर उसके बाद 14 पर तो आगे कोई प्रोसेस बची नहीं, लास्ट हमारी P4 ही बची, फिर 4 तक उसको एग्जीक्यूट करा दिया। फिर हमने इसका कंपाइलेशन टाइम निकाला। कंपाइलेशन टाइम वो होता है जब ना जिस टाइम ना प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट हो चुकी होती है। तो P1 पूरी टाइम कब एग्जीक्यूट हो चुकी है, 6 पर, और P2 कब एग्जीक्यूट हो चुकी है, 14 पर, P3 कब एग्जीक्यूट हो चुकी है, पूरी 9 पर, और P4 जो हमारी पूरी एग्जीक्यूट हो चुके थे वो 19 पर एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो इस तरीके से निकालना। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जितने भी ना वेटिंग टाइम है उनका टोटल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी ऐसे निकालेंगे, जितना भी टर्न अराउंड टाइम है ना सबका, उसे निकाल के नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से आपका ये एचजीएफबी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब राउंड रॉबिन देखते हैं, राउंड रॉबिन किस तरीके से सॉल्व करना है। ये हमारा इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और इसका न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरी भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं।